वालेकुम तमाम साथियों को। कैसे हैं आप लोग? जल्दी से बता दो प्लीज़। आज का हमारा दूसरा क्लास गज़ल से मुताल्लिक बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। और चलिए इंशाल्लाह एज यूजुअल हम लोग अपने क्लास के इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। और हम लोग देखते हैं बहुत इम्पोर्टेंट क्लास इसलिए भी हो जाता है कि बहुत सारे गज़ल से मुताल्लिक स्टेटमेंट हैं जिनको हमें ध्यान में रखना ज़रूरी होगा। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, या अगर आप इससे पहले वाला एग्जाम पे बैठे होंगे, या अगर आपके पास आइडिया होगा यूजीसी नेट का या फिर किसी भी स्टेट का, ये में अगर आपने बैठा होगा एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए बैठे होंगे, तो आपको उम्मीद होगा कि उर्दू अदब से क्वेश्चन बने और गज़ल का स्टेटमेंट से क्वेश्चन ना बने, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। 2-3 क्वेश्चन आपको मिल ही जाते हैं। 2-3 क्वेश्चन के लिए हमें कई सारे क्वेश्चन को कवर आउट करना होता है। जब उसको हम लोग करते हैं तो इंशाल्लाह वहाँ से क्वेश्चन हम कवर कर लेते हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए कई सारे स्टेटमेंट हैं, और स्टेटमेंट ऐसे मैंने कई और स्टेटमेंट वगैरह आपको कसीदे से मुताल्लिक, मसनवी से मुताल्लिक और मरसिये से मुताल्लिक मैंने कई सारे स्टेटमेंट और खुसूसन मुख्तलिफ शुरा किराम के बारे में अलग अलग लोगों का आराम ख्यालात जो थे वो सारे के सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गज़ल से मुताल्लिक कई सारे स्टेटमेंट हैं जिनको आप ध्यान में रखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये क्लास ना कि सिर्फ यूजीसी नेट वालों के लिए है, बल्कि अभी झारखंड अपना एलिजिबिलिटी टेस्ट लेकर के आया है, उसके लिए भी आपको ये क्लास इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आरपीएससी में बैठने वाले बच्चे और राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से जो ऑलरेडी नोटिफिकेशन आई है 2400 सीट, तकरीबन अराउंड अबाउट 2400 सीट, या फिर अभी बिहार के अंदर में आप लोग सुनते होंगे कि यहाँ पे भी बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने का सरकार इरादा बना रही है, तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और उनके साथ चलिए जो नोटिफिकेशन आने वाले हैं उनकी अगर हम ना बात करके प्रेजेंट में जो नोटिफिकेशन जो वैकेंसीज आउट हुए हैं उनसे अगर हम लोग बात करें तो याद रखेंगे बिहार में जो अभी टीचर वैकेंसी चल रहा है TRE 4 करके, उसमें ऑलरेडी 6 to 8 वाले, 8 वाले और 9, 10 वाले और इसी तरह 11, 12 वाले। आपके लिए भी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप लोग इस क्लास को इग्नोर ना कीजिएगा, क्लास को देखना ना भूलेंगे। बहुत ही सहज जबान में, बहुत ही आसान जबान में एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाता है और वो टू द पॉइंट ही बात मिलती है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए जो मैं ऑलरेडी आपके लिए क्लास फॉर्म करता हूँ, जैसा कि मैं करता आ रहा हूँ, वो नए साथी जो इधर तकरीबन कुछ दिनों से जुड़े हुए हैं उनको मैं ये बता देना चाहूँगा कि हमारा अगर यूजीसी नेट की अगर स्पेसिफिक अगर हम लोग यूजीसी नेट की बात कर लें तो ये ध्यान में रखिएगा कि इसका 2 यूनिट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। एक मुख्तसर तारीख जमा उर्दू, वहाँ से हम लोगों ने पढ़ लिया, काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पे डिटेल में बात किया है। और अगर हम लोग उसके बाद बात करें तो फिर कसीदा निगारी वगैरह जितने भी उस चैप्टर से रिलेटेड जितने थे यूनिट नंबर 2 के अंदर, जैसे मसनवी था, मरसिया था, कसीदा था, इन सारी चीज़ों को भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग तीसरे यूनिट की तरफ रिव्यू कर रहे हैं। आज का हमारा दूसरा लेक्चर है। अगर लेक्चर की बात कर लें तो आज का हमारा क्लास दूसरा क्लास है जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप तमाम साथियों से गुजारिश है कि आप खुद देखें और दूसरों तक वीडियो को शेयर करें ताकि उन लोगों के लिए भी ये क्लास बेनिफिशियल हो जाए। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि अभी इसका जेपीएससी का फॉर्म अप्लाई हो जाने दीजिए। जब इंशाल्लाह इसका डेट वगैरह बात हो जाएगी ना, या फिर यूजीसी नेट से ही अगर हम लोग बात कर लें तो लास्ट में जब फॉर्म वगैरह भर जाएंगे और 1 से 1.5 महीना बाकी होगा तो इंशाल्लाह ये सारे के सारे क्लास को स्टॉप कर दिए जाएंगे। अब स्टॉप कर दिए जाएंगे, मिडिल में नहीं कर दिए जाएंगे। इंशाल्लाह इनको 10 यूनिट कंप्लीट कराना ही कराना है, हाँ वो एक दिन में 2 वीडियोस ला करके, 3 वीडियोस ला करके, जैसे भी हो, या लाइव आकर के जैसे भी मुमकिन हो इंशाल्लाह कंप्लीट कराएंगे। और 1 महीना पहले इंशाल्लाह याद रखेंगे हम लोग इतना ज़्यादा क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, इतना ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि इंशाल्लाह प्रैक्टिस में ही बहुत सारी चीज़ें
हम लोगों का यहाँ पे हल हो जाएगा। देखिए मैं ये नहीं कहा था और एजुकेटर्स की तरह या फिर और यूट्यूबर्स की तरह कि 110% कामयाबी दिलाएंगे, लेकिन ये तो जरूर है इंशाल्लाह कि अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि डेफिनेटली आप स्कोर अच्छा कर जाएंगे। आप स्कोर अच्छा कर जाएंगे। कुछ चीजें ऐसी होती है जो मसलिहत वाली चीजें होती हैं, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कुछ मसलिहत होती है जो बहुत अच्छा करने वाले भी अपने जीवन में विफल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, और कुछ कम करने वाले भी बहुत कुछ कर जाते हैं, बहुत अच्छा कर जाते हैं। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया वाले, समाज वाले लोग, समाज में रहने वाले लोग हमारी मेहनत को नहीं देखते हैं भाई, वो हमारी सफलता को देखते हैं कि आप कामयाब हुए कि नहीं हुए, आप मेहनत क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को बताऊं तो जैसे मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहूँगा कि जैसा कि आपने देखा होगा कि ये बिहार टीचर्स की वैकेंसी जैसा कि अभी बाहर आया हुआ है, आपको अच्छी तरह मालूम होगा। तो उसमें मैंने एक साथी से पर्सनली ऐसे एक तरह से कह लीजिए उनसे बात हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि देखिए मैं तकरीबन 7 साल से बीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। 7 साल या तकरीबन 5 साल से मैं बीपीएससी का तैयारी कर रहा हूँ। मेरा एज नहीं हुआ था, उस वक्त से मैं तैयारी करता चला आ रहा हूँ। अब ऐसा है कि मतलब 1-2 अटेम्प्ट मैंने बैठा है, लेकिन किसी तरह कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इंशाल्लाह 1-2 अटेम्प्ट में इंशाल्लाह कामयाबी मिल जाएगी। तो वो तकरीबन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए तकरीबन काफी समय से लगा हुआ था, और उन्हीं के रिलेटिव में एक खातून थी जिनका एक बार में ही तैयारी भवन में 1 to 5 में टीचर की वैकेंसी हुई थी, तो उसमें उनका रिजल्ट हो गया। अब रिजल्ट हो जाने के बाद मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि तानाकशी वाली मिजाज कि देखो मैंने एक बार भी ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, और तुम अब तक ये नहीं किया, वो नहीं किया, मतलब एक तरह से तानाकशी कर सकते हैं। भैया आपको मालूम होना चाहिए, एक तो आप महिला हैं, दूसरी चीज ऑलरेडी आप टीचर्स में 1 to 5 की बहाली आपकी हुई है। आप इसका कंपैरिजन तुलना आप बीपीएससी वालों से कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलत है, और उनकी मेहनत को आप इस चीज के लिए दाग लगा दे रहे हैं कि नहीं मेरी सफलता देखिए एक बार में मैंने सफलता प्राप्त कर लिया, हासिल कर लिया, और आप अब तक के लगे हुए हैं, ऐसा नहीं। मतलब बाबू दुनिया है ये, दुनिया में लोगों को अगर मौका देंगे बोलने का तो डेफिनेटली है कि आपको सुनना पड़ेगा, आप सुनेंगे ही सुनेंगे, लेकिन एक बात ध्यान में ये रखिए कि आप सुनिए, सुनने के बाद आप अल्लाह पे तवक्कुल अल्लाह पर आप मुकम्मल तरीके से भरोसा कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। मसलिहत अल्लाह तबारक व तआला की है कि डिले क्यों हो रहा, हम लोग लेट क्यों हो जा रहे हैं, ये अलग चीज हो जाती है, अलग बात हो जाती है भाई। तो चलिए हम लोग इंशाअल्लाह क्लास पे डिस्कस करते हैं, क्लास पे बात करते हैं। चलिए इससे पहले मैं आपसे बात कर लूं, इस क्लास पे डिस्कस कर लूं, लेकिन उससे पहले मैं मुनासिब समझता हूं कि थोड़ी सी कल वाली बातें हम लोग कर लें ताकि कुछ क्वेश्चन हमारे ये हो जाए। आप लोग जल्दी से मुझे बता दो क्या आप चाहते हो कि इस मतलब इनको पहले इस कंटेंट को पहले हम लोग कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर बोर्ड पर ही लिख करके आपसे कुछ क्वेश्चन भी कर लूंगा, और ज़्यादा बेहतर यही रहेगा कि आपको देखने को मिलेगा, और देख करके जब क्वेश्चन करेंगे तो डेफिनेटली और ज़्यादा सहूलत होगी। तो पहले चलो हम लोग इस क्लास को कवर करते हैं, फिर उसके बाद लास्ट में ना होगा तो हम लोग बात कर लेंगे। चलिए तो बात करते हैं, पहले हम लोग ये देखते हैं आप में से जितने नए साथी हैं मैं उनको एक बार फिर बता देना चाहूंगा कि अगर आप नए जुड़े हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक के वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर भेज दीजिएगा ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाएं और ज्यादा से ज्यादा लोग देखें इस चीज को। और अगर अच्छे वीडियो अच्छा लगता है तो एक तरह से आप मेरी हौसला अफजाई के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर अच्छा क्लास लगता है तो आपको सब्सक्राइब भी कर देना चाहिए, बेल आइकन को प्रेस भी कर देना चाहिए ताकि नोटिफिकेशन आपको समय से पहुंचता रहे। चलिए हम लोग देखते हैं वज़न के बारे में। कल ही हम लोग क्लास में देख रहे थे, कल ही की क्लास में बात हो रही थी। तो हमारा क्लास जैसे कि मैं आपको बोला यूजीसी नेट के लिए
जेट के लिए, आरपीएससी के लिए, इसी तरह सहायक उर्दू अनुवादक वाले जिनका नोटिफिकेशन आकर के रुका हुआ है उनके लिए, स्टेट वालों के लिए, और टीआरई 4 में जो खुसूसन मैंने ऑलरेडी इसीलिए लिख दिया है कि 6 to 8 वाले, 9, 10 वाले और 11, 12 वाले, इन सारे लोगों के लिए क्लास बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज्यादा बेनिफिट होंगे आपको इंशाल्लाह। क्लास आप देखिए, क्लास वॉच कीजिए, तो इंशाल्लाह उसके बाद जब आप जाएंगे तो डेफिनेटली आप पाएंगे कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। चलिए देखते हैं, सब्जेक्ट उर्दू मैंने ले रखा है, इसका कोड है 28, अगर आप देखे होंगे तो यूजीसी नेट दिसंबर 2025 हम लोग कवर करने वाले हैं उर्दू सब्जेक्ट को, और उर्दू सब्जेक्ट में भी आज हम लोग कवर करने वाले हैं मदन से मुताल्लिक मुख्तलिफ आराम ख्यालात, लोगों का, मुहक्किकीन जितने हैं, उलमा और शोरा लोग जितने हैं, किनका क्या थॉट रहा है गजल के बारे में, उनको ऑलरेडी हम लोग स्टडी करने वाले हैं आज की क्लास में। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि क्लास को जरा सा गौर से देखिएगा, दिमाग रखिएगा यहीं पे, और सारे पॉइंट को आप देखिएगा एक एक करके, और सारी चीजों को आप दिमाग में बैठाने का कोशिश कीजिएगा। अगर नोट पेन और कॉपी अगर आप साथ में लेकर के बैठे हैं तो ये आपके लिए और ज्यादा अच्छा है। ज्यादा कोशिश ये कीजिए कि आपका माइंड में हर चीज बैठे, आपका माइंड में हर चीज सेटअप हो जाए, और अगर नहीं होता है, इतना सारा कंटेंट हो जाता है कि मुश्किल हो जाती है, तो फिर आपके लिए ये भी सहूलत है कि आप पेन और कॉपी लेकर के साथ में बैठा कीजिए, जो भी पॉइंट आपको लिखना है वो लिख सकते हैं। ऐसे ही जितने भी पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है ये सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी ध्यान में रखिएगा। मैं आपको ये बोल दूं कि यहाँ से 2 लाइन उठा लीजिए, यहाँ से 2 लाइन उठा लीजिए, आप कोई छोटा मोटा एग्जाम के लिए नहीं जा रहे भाई, आप कोई छोटे मोटे एग्जाम को क्वालिफाई करने की इरादा नहीं रख रहे हैं, आप मतलब एक तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर का इरादा बना रखा है आपने, आपके सपने लंबे हैं, आपके ड्रीम जो है ना वो काफी तवील है। तो जब इस तरह का आपके सपने इस कदर हैं, इतने लंबे चौड़े हैं, इस तरह के ख्वाब आपने सजा रखे हैं, तो डेफिनेटली उसी लेवल का आपको मेहनत करना होगा, उसी लेवल का मेहनत करेंगे, जिस लेवल का आप मेहनत करेंगे उसी तरह का आपको रिजल्ट मिलने वाला है। चलिए हम लोग देखते हैं गजल के बारे में मुख्तलिफ आराम ख्यालात, कुछ मुसन्निफीन का क्या क्या ख्यालात रहा है, जरा हम लोग देखते हैं। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आप लोग भी जरा सा आवाज कीजिए और गौर से आवाज कीजिए और देखिए जरा सा। पहला हमारा स्टेटमेंट है कि गजल की इस्लाह तमाम असनाफ सुखन में सबसे ज्यादा अहम और जरूरी है, सबसे ज्यादा अहम और जरूरी है, ये याद रखिएगा। अल्ताफ हुसैन हाली साहब का कहना है, मानना है कि गजल की इस्लाह तमाम असनाफ सुखन में सबसे ज्यादा अहम और जरूरी है। इन्होंने आखिर ऐसे क्यों कहा? Why did he say like that? Why did he say like that? आखिर इन्होंने ऐसा क्यों कहा? रीजन कहने का आप अगर समझते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा। तमाम असनाफ सुखन में, मतलब जितने भी असनाफ सुखन हैं, जितने भी सिंफ हैं, उनमें सबसे ज्यादा जरूरी अगर किसी का है तो वो गजल का है कि इसकी इस्लाह होनी चाहिए। बकौल अल्ताफ हुसैन हाली, इनकी एक किताब है, इनकी एक तसनीफ है मुकद्दमा शेर व शायरी, जिनसे हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। जैसे आबे हयात मोहम्मद हुसैन आजाद की एक किताब है, अल्लामा शिबली नुमानी जिनकी किताब अल मामून अल फारूक, इस तरह का सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सब ऐसे ऐसे फिराक गोरखपुरी की किताब है, उनका ये है फिराक गोरखपुरी, जिनको उनको एक ये मिला था, एक अवार्ड भी मिला था। मैंने आपको इससे पहले भी तज़किरा किया था फिराक गोरखपुरी। देखिए ज़हन में नहीं आ रहा कौन सी किताब। आखिर एक मसूद हुसैन साहब की, मसूद हुसैन साहब की एक किताब है वुरूद मसूद, उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। ये सारे ऐसे मतलब ये हैं, देवमाली ये किताब है, ये सारी किताबें ऐसे जहाँ से क्वेश्चन बनाए ही जाते हैं। ये सारी चीजें याद रखिएगा। चलो अभी पढ़ाते पढ़ाते मेरे माइंड में वो चीजें आ जाएंगी तो जरूर हम बताएंगे आपको। एक किताब और है गुब्बारे खातिर, जिनका है अगर आपको ज़हन में है तो जल्दी से बता दीजिए। गुब्बारे खातिर याद रखिएगा, किताब नहीं है बल्कि गुब्बारे खातिर खुतूत का मजमुआ है, खुतूत का मजमुआ को जमा कर दिया गया। और अगर आप नेट वाले हैं भाई तो आपसे गुजारिश करेंगे कि आप ये भी साथ में बता दीजिएगा कि गुब्बारे खातिर के अंदर टोटल खुतूत के मजमुए कितने हैं, मतलब टोटल द नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, मतलब कितने लेटर्स, और ये बता देंगे ये किसकी तस्नीफ किसके खुतूत का मजमुआ है
और ये अगर आपको मालूम है तो आप साथ में ये भी बता दीजिएगा। 1 मिनट देंगे मुझे प्लीज। हम देख रहे थे वो चीजें, वो स्टेटमेंट से मुताल्लिक है, एक चीज मैं देख रहा था। चलो गुब्बारा खातिर, अगर इसके बारे में आपको मालूम होगा तो आप बता दीजिएगा। ये खुतूत का मजमुआ है और ये किसका है ये भी बता दीजिएगा, कितने खुतूत का को इकट्ठा किया गया है इसके अंदर, और ये भी साथ में बता दीजिएगा कि ये खुतूत कहीं कैद खाने में लिखा गया है और वो कैद खाना कहाँ था और वो कौन सी शख्सियत थी जिन्होंने ये खुतूत लिखे थे। और अगर और मजीद अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप साथ में ये भी बता दीजिएगा कि जो राइटर थे, जो लेखक थे, उन्होंने किसके लिए लिखा था। ये भी साथ में आप जरूर इंक्लूड कर दीजिएगा कि उन्होंने लिखा था तो किसके लिए लिखा था, ये सारी चीजें। चलिए, तो गज़ल की इस्लाह तमाम असनाफ सुखन में सबसे ज्यादा अहम और जरूरी है बकौल अल्ताफ हुसैन हाली। अच्छा, एक ध्यान में बात ये रखिएगा, आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि इनका स्टेटमेंट एक दो और है जो मैंने नीचे में लिख रखा है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा और इनको साथ कर लीजिए, एक साथ कर लीजिए। जैसे गज़ल बेवक्त की रागनी है, गज़ल बेवक्त की रागनी है, और अगर बात कर लिया जाए तो अफूरत में संदास से भी ज्यादा बदतर है, संदास से भी ज्यादा बदतर है, संदास से भी ज्यादा बुरा है। और एक स्टेटमेंट और इनके साथ लिख लीजिएगा कि कसीदा और गज़ल शायरी की नापाक दफ्तर है, कसीदा और गज़ल शायरी की नापाक दफ्तर है। ये तीनों स्टेटमेंट इनके साथ इंक्लूड करके एक ही जगह लिख दीजिए। अल्ताफ हुसैन हाली से मुताल्लिक ये चारों स्टेटमेंट आपको एकदम याद रखना होगा, और याद रखने की जरूरत नहीं है, इनको खाना बना दीजिए और एक खाने में चारों स्टेटमेंट डाल दीजिए। आप एक दो बार पढ़ लीजिएगा, ज़हन में बात आ जाएगी, कुछ थोड़ी बहुत ज़हन से बात निकलेगी तो आप एग्जाम हॉल में जब जाएंगे तो पेपर ही आपका बहुत सारी मुश्किलों को हल करा देगा। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, ये भी सुन लो साथ में, कि अगर आप मुकम्मल तरीके से सिलेबस ही अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं कि मतलब पूरी किताब की बात कर रहा हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि किसी भी किताब के अंदर फहरिस्त बनाई जाती है। जैसे अगर हम लोग बात कर ले यूनिट 1 में, तो यूनिट 1 में जितनी चीजें हैं गज़ल के अंदर जा करके देखेंगे तो गज़ल में सारे शोरा किराम हैं, गज़ल के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्ट हैं, उन सारी चीजों को उनकी एक फहरिस्त बनाई जाती है किताबों में। तो आप पहले अगर उनको भी अगर आप याद कर लेते हैं ना, तो डेफिनेटली आप इतना याद रखिए कि 25 से 30 क्वेश्चन आपका वहीं से निकल जाता है, 25 से 30 क्वेश्चन आपका वहीं से हल हो जाता है, अगर मुकम्मल तरीके से सिलेबस ही अगर आपका माइंड में हो जाए रहे तो। ये ध्यान में रखिएगा। तो आपको सिलेबस भी जानना बहुत जरूरी है, सिलेबस भी आप पढ़ा कीजिए साथ में। और सिलेबस जो फहरिस्त बना करके लिखा गया है किताबों की इब्तदाई सफ़हात में जो लिखे जाते हैं, वहाँ पे अगर आप देखिएगा तो आपकी ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी और बातरतीब मिल जाएंगी। अगर आपके पास किताबें हैं तो बहुत अच्छी बातें हैं, और अगर किताब नहीं है तो फिर आपको ज़्यादा मेहनत करना होगा। स्टेटमेंट वगैरह जितना मैं बोल रहा हूँ इनको आप सुनिए, और सुनने के बाद खुद का नोट आपको तैयार करना होगा। आपके लिए ज़्यादा मुश्किल है जिन बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए जिनके पास किताब है उनको ज़्यादा आसानियाँ इसलिए भी हो जाती हैं कि वो जाएंगे किताब खोल करके स्टेटमेंट के सामने वो टिक लगा देंगे कि सर जो बता रहे हैं यहाँ पे ये पॉइंट है, और वहाँ से वो पढ़ लेंगे, उनके लिए काफ़ी है। तो आप नोट्स बनाने पे फोकस कीजिए। अगर आपके पास सहूलत है, एक स्टूडेंट है आपका पीड़ा अच्छी तरह से मैं समझ पाता हूँ, अच्छी तरह से मैं समझ पा रहा हूँ,
और हम अच्छी तरह जानते हैं कि एक स्टूडेंट का पीड़ा क्या होता है। बहुत सारे लोग जितने भी यूट्यूबर होते हैं बच्चे ये किताब वगैरह वो छपने छपाने की बात करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि फलाने किताब इतने में ही है, इतना पे आप मंगा लीजिए, फ्लिपकार्ट पे है, यहाँ है, वहाँ है, दिस और दैट है। मैं बताता हूँ कि कई सारे स्टूडेंट हमारे बीच ऐसे भी होते हैं दोस्त, ऐसे भी होते हैं जो उतना भी वो ऑलरेडी एक साथ मुहैया नहीं करा पाते हैं। तो हम अच्छी तरह स्टूडेंट का पीड़ा को समझ रहे, इसीलिए मैं ऑलरेडी बुक की तरफ आप लोगों को तरजीह नहीं दिला रहा हूँ। और दुआ कीजिए, मैं भी आप लोगों के लिए बहुत सारे कंटेंट अलग तरीके से मैं बना रहा हूँ। इंशाल्लाह दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला आसानियाँ पैदा करें ताकि उनको किताबी शक्ल दे दिया जाए। बहुत जल्दी किताबी शक्ल दे करके नाम क्या मुंतखब करेंगे, क्या इंतखाब करेंगे, वो तो बात की बात है, लेकिन इंशाल्लाह उसको बहुत जल्दी किताबी शक्ल में यूजीसी नेट वालों के लिए मैं बहुत जल्दी लेकर के आने वाला हूँ। आप दुआ की दरख्वास्त कीजिए, दरख्वास्त है कि रास्ता अल्लाह तबारक व तआला हमवार कर दे। चलिए, तो ये 4 पॉइंट आप याद रखिएगा। वज़न की इस्लाह तमाम असनाफ़े सुकन में सबसे ज्यादा अहम और जरूरी है। वक़ाल अल्ताफ़ हुसैन हारी, इधर भी हम लोग ले लेते हैं गज़ल नीम वहशी सिनफ़े सुखन। अच्छा, गज़ल बेवक्त की रागनी है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। गज़ल बेवक्त की रागनी है और फ़ोनत में संदाज से भी बदतर है, संदाज से भी बदतर है। ये भी स्टेटमेंट अल्ताफ़ हुसैन हारी का है। और इनके साथ एक और ले लीजिएगा कि कसीदा और गज़ल शायरी के नापाक दफ्तर हैं, शायरी के नापाक दफ्तर हैं। अब ये तीनों, आप एक चीज देखो, मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ याद करने का। याद आप ऐसे रख सकते हो, इसको बगैर पढ़े ना आप याद रख सकते हो। तरीका क्या है, मेथड क्या है कि देखो आप ऐसा करो कि अल्ताफ़ हुसैन हारी साहब को रिलेट करो कि अल्ताफ़ हुसैन हारी साहब एक सूफी शायर हैं। अब ये रिलेट करो, थे या नहीं थे, इस पे नहीं जाना हम लोगों को, थे कि नहीं थे, उनका पर्सनल लाइफ के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे, या फिर उनके जीवनी हम लोग पढ़ करके नहीं बैठे, थे कि नहीं थे ये मुझे नहीं मालूम, हम लोगों को नहीं मालूम। बस आपको इतना रिलेट कर लेना है, मान लेना है थोड़ी देर के लिए कि अल्ताफ़ हुसैन हारी साहब एक सूफी शायर थे, ये हम लोगों को मान लेना है। जब आप मान लेंगे तो एक तरह से ये भी आप बैठा सकते हैं दिमाग में कि गज़ल जो है ये बहुत ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं हम लोग कि खुले हुए माइंड के लोगों के लिए है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि इसके अंदर औरियानत ज़्यादा पाई जाती है, औरियानत फहश चीज़ें, फहश बातें ज़्यादा पाई जाती हैं। तो एक सूफी के लिए ये ज़ेब नहीं देता है कि मतलब वैसी चीज़ों को वो पसंद करे। तो एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि अल्ताफ़ हुसैन हारी साहब को मान लेना है कि एक बहुत ही परहेज़गार, मुत्तकी, सूफी शायर थे जिन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया गज़ल के बारे में। और गज़ल हम लोग पहले से भी जानते हैं कि गज़ल जो है ये औरियानियत को ज़्यादा राइज करती है, इनके अंदर मतलब फहश गोइयाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। तो एक सूफी इंसान ऐसी चीज़ों को कभी पसंद नहीं कर सकता। तो अब आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनमें से इनका जो नेगेटिव स्टेटमेंट है ना वो याद रखिएगा, ये अल्ताफ़ हुसैन हारी साहब का। लेकिन एक जगह जाकर के फंस जाइएगा। अब कहाँ फंसिएगा, अभी हम आपको फंसा देंगे, तो वहाँ पे फिर उनको आप याद कर लीजिएगा, तो आप फिर नहीं फंसेंगे। जैसे अगर हम लोग एक और स्टेटमेंट को देखें, क्या देखें, अगर हम लोग देखें कि गज़ल की गर्दन बिल्कुल मार देनी चाहिए, गज़ल की गर्दन बिल्कुल मार देनी चाहिए। अब देखिए ये भी स्टेटमेंट कुछ ऐसा लग रहा जो ये समझ में आ रहा कि गज़ल को पसंद ना करने वाला अदीब ही ऐसी बात कह सकते हैं। तो गज़ल की गर्दन बिल्कुल मार देनी चाहिए, अज़मतुल्लाह खां बोल रहे हैं, अज़मतुल्लाह खां। अब ये बात याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है अज़मतुल्लाह खां से रिलेट। इनके अलावा जो 2-3 स्टेटमेंट जो गज़ल के बारे में नेगेटिविटी दिखला रहा है उनको रिलेट कर दीजिए अल्ताफ़ हुसैन हारी साहब से, आपका ध्यान में बात बैठ जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। आपकी छोटी सी कुर्बानी हमारी मेहनत को और ज़्यादा बुलंदी तक पहुंचाएगी। हम और ज़्यादा आपके लिए काम करेंगे, और ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर के आएंगे। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए, यहाँ तक के बात समझ में आ गई। एक बात और समझिएगा, जो हम लोग इतनी तवील कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, तो अगर हम लोग ट्रिक नहीं बैठे, अगर हम लोग ट्रिक से बात ना करें तो डेफिनेटली हम लोग क्वेश्चन पेपर के साथ उलझ करके रह जाएंगे। अभी हम ऑलरेडी आखिर में समझाने वाले, आखिर में मतलब आज के क्लास में नहीं,
जब हम लोग एग्जाम से 1-1.5 महीना पहले रहेगा तो मैं ऑलरेडी आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट तैयार करके और ऑलरेडी आपसे प्रैक्टिस करवाएंगे, ताकि आप ये भी देख लीजिए कि इसका क्वेश्चन किस तरह से फॉर्म किए जाते हैं। आप समझ में आ जाएगा तो फिर वहां से आसानी और पैदा हो जाएगी। चलिए अगर हम लोग बात कर ले, गजल शायरी नहीं इत्र शायरी है, गजल मुख्तलिफ फूलों का माला है। अगर तमाम फुनून लतीफा एहसासात कायनात का इत्र है तो गजल उस इत्र का इत्र है। अब एक बात याद रखिएगा, जितना मैंने ये बताया ये सारी की सारी चीजें आपको लगता होगा कि पॉजिटिव गजल के बारे में है, गजल के बारे में पॉजिटिव स्टेटमेंट है। गजल शायरी नहीं इत्र शायरी है, गजल मुख्तलिफ फूलों का माला है। तो अगर तमाम फुनून लतीफा एहसासात कायनात का इत्र है तो गजल उस इत्र का इत्र है। फराग गोरखपुरी। अच्छा एक ट्रिक दे दूं यहाँ पे आपको याद करने के लिए, जो मैं सच में इस्तेमाल किया था, अगर आप बोले तो मैं जरूर बताऊं। आप देखिए ये भी पॉजिटिव है और भी कई स्टेटमेंट नीचे में भी हम लोग देखेंगे तो वो भी पॉजिटिव होगा। तो अब इसको कैसे याद रखा जाए, तो एक बात हम लोग ध्यान में रखें कि फराग गोरखपुरी साहब को एक चीज याद रखना। आप फराग गोरखपुरी साहब से 4 से 5 स्टेटमेंट आपके सामने दिख रहा कि नहीं दिख रहा? दिख रहा 3 से 4 स्टेटमेंट तुम्हारा दिख रहा। गजल इंतहाओं का एक सिलसिला है। अच्छा वो वाला छूट गया, अब मैंने जान से छोड़ा, इसको क्यों छोड़ा? देखो एक बात समझो, फराग गोरखपुरी साहब के स्टेटमेंट गजल से मुताल्लिक अगर आपको याद रखना है तो आप ये दिमाग में बैठा लो, अत्र से रिलेट कर दो सारा स्टेटमेंट को, खुशबू से और अत्र से आप रिलेट कर दीजिए, फराग गोरखपुरी साहब का सारा स्टेटमेंट बाहर आ जाएगा। अब देख लीजिए, जरा हम लोग देख लेते हैं स्टेटमेंट को। गजल शायरी ने इत्र शायरी, देखिए इत्र का वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल है। गजल मुख्तलिफ फूलों का माला है, फूल मतलब क्या होता है? खुशबू। इत्र से भी हम लोग रिलेट कर सकते हैं, फूल और इत्र मतलब इस तरह। एक मिनट प्लीज, हाँ तो इनको समझने के लिए क्या ध्यान में रखें हम लोग? ये ध्यान में रखें कि देखो इत्र और फूल और इत्र। अब इस तरह का स्टेटमेंट ध्यान में रखने के लिए आप फूल से और खुशबू से और इत्र से रिलेट करके फराग गोरखपुरी साहब के लिए मुख्तस कर दीजिए कि इस तरह का जो भी स्टेटमेंट है। इसलिए कि अभी और एक स्टेटमेंट आप लोगों को बताने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो भी स्टेटमेंट आप लोगों को एक ट्रिक दूंगा इंशाल्लाह याद करने का, चिंता नहीं कीजिएगा। तो इत्र और खुशबू इन दोनों से रिलेट करके इस तरह का स्टेटमेंट अगर आपको दिख जाए तो आप फराग गोरखपुरी साहब की तरफ चले जाइएगा। यहाँ तक के बात समझ में आ गई आप लोगों को? यहाँ तक के बात समझ में आ गई? अगर तमाम फुनून लतीफा एहसासातों कायनात का इत्र है तो गजल उस इत्र का इत्र है। गजल शायरी नहीं इत्र शायरी है, गजल मुख्तलिफ फूलों का माला है। ये चारों आपको तीनों याद रहना चाहिए। आगे देखते हैं, गजल नकाब पोश 8 है और चावल पे कुल वल्लाह लिखने का 8 है, कुल वल्लाह लिखने का 8 है। ये अगर बात कर ले, या एक और स्टेटमेंट ले ले साथ में, बड़े काफिर सिंफे सुखन है, मतलब गजल जो है ये बहुत ही काफिर सिंफे सुखन है। अब ये दोनों को आप ये रिलेट कर दीजिए आल अहमद सुरूर साहब से। आल अहमद सुरूर साहब से याद रखिएगा। गजल निकाब पोश 8 और चावल पे कुल वल्लाह लिखने का 8 है, और गजल जो है बड़े काफिर सिंफे सुखन है। आल अहमद सुरूर साहब से याद रखिएगा इनको। यहाँ तक के बात समझ में आ गई? आगे समझ में? यस और नो? गजल नीम वाशी सिंफे सुखन है। कलीमुद्दीन अहमद साहब कहते हैं कि गजल जो है ये नीम वाशी सिंफे सुखन है। नीम वाशी का मतलब होता है, देखो नीम वाशी
नीम का मतलब यहाँ पे आधा का सेंस ले लेंगे। तो कलीमुद्दीन अहमद का मानना है, कौल है कि नीम वहशी सिंपे सुखन है, क्या मतलब वहशी तो है लेकिन आधा वहशी है, आधा वहशी। अब वहशी का मतलब बोलते हैं ना हम लोग जैसे जंगली, बारबेरियन, इस तरह का वर्ड जो हम लोग बोलते हैं ना वहशियों के लिए। हबशी नहीं बे बेवकूफों, वहशी बोल रहा हूँ, वहशी। गजल नेम वहशी सिंपे सुखन है, वक़ाल कलीमुद्दीन अहमद साहब। गजल की गर्दन बिल्कुल मार देनी चाहिए, ये तो हमारे ध्यान में आ ही जाएगा। तो 2-3 पॉइंट मैंने ऑलरेडी रिलेट कराया है, आप लोगों को उससे भी याद कर सकते हैं आप लोग, बहुत अच्छी चीज है, याद रखने का तरीका मैंने बता दिया। और राकिमुल हरूफ ने अपने लिए असनाफ़े सुखन में गजल को अपने हस्बे हाल पर मुंतखब कर लिया या मुंतखब कर दिया, ये बोल सकते हैं मुंतखब कर दिया या मुंतखब कर लिया। किसका कौल है? अगर हम लोग बोले किसका कौल है तो याद रखिएगा हसरत मुहानी। किनका कौल है? गजल को अपने हाथ पर मुंतखब कर लिया हसरत मुहानी, हसरत मुहानी साहब। अब यहाँ से ना ये सब जितने लोग होंगे ना, ये याद रखिएगा, इनकी तारीख पैदाइश, तारीख वफात, ये सारी चीजें हम लोगों को याद करना होगा। जैसे हजरत मुहानी अभी मैंने देखा तो ध्यान में बात आ गई, तो इनके तारीख पैदाइश, वफात, ये सारी चीजें अब यहाँ से हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हम सारी चीजों को एक एक करके बहुत जल्दी पढ़ने वाले हैं। अगर हम लोग बात कर लें, राकिमुल हरूफ ने अपने लिए असनाफ़े सुखन में गजल को अपने हस्बे हाल पर मुंतखब कर लिया, मक़ाल हज़रत मुहानी। अगर हम लोग बात कर लें आगे का तो देखिएगा यहाँ से जितना भी स्टेटमेंट शायद आपको नहीं दिखता हो, और अगर नहीं दिखता हो तो मुझे बताइए, ना हो तो मैं ऊपर में लिख करके आप लोगों को समझा दूँ। अगर आपको दिख रहा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं दिख रहा है तो मुझे ज़रूर बता दीजिए ताकि मैं आप लोगों को बता दूँ। चलिए मिटाई देते हैं। किसी को दुश्वारी हो रही है समझने में या नहीं दिख रहा तो आप मेरी आवाज पे भी फोकस कीजिएगा, और मैं कई चीजों को बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि मेरा मकसद ही है, रिपीट करने का मकसद मेरा ये है कि ताकि आपको याद हो जाए, आपको मजीद घर पे जाकर के बहुत सारी चीजों को याद ना करना पड़े। ठीक है ना? चलिए अगर मैं बोलूं आपसे कि गजल नेम वहशी सिंते सुखन है, ये किसका कौल है? जल्दी से आप बताइए। गजल नेम वहशी सिंते सुखन है, किसका कौल है? अच्छा, इसको याद रखने के लिए एक बात बताऊं आपको, कलीमुद्दीन अहमद साहब एक ऐसे नक्काद हैं, नक्काद हैं, तनकीद निगार है ये, और मुहक्किक नहीं है, याद रखिएगा। तो एक ऐसे नक्काद हैं जिनका स्टेटमेंट सारे लोगों के लिए नहीं, अधिकतर लोगों के लिए, ज्यादातर लोगों के लिए, याद रखिएगा, इनका जो स्टेटमेंट है ना वो हमेशा नेगेटिव ही होता है, नेगेटिव होता है। कहते हैं ना कि तनकीद निगारी की दुनिया में ना जब इन्होंने कदम रखा तो कहते हैं ना कि एक तरह से कोहराम बर्पा हो गया। ये बात कही जाती है कि जब कलीमुद्दीन अहमद साहब तनकीद निगारी की दुनिया में जब कदम रखा तो एक कोहराम बर्पा हो गया। कोहराम बर्पा होने का मतलब है कि जितने भी शोरा और दवा हुआ करते थे ना वो लोग बहुत ज़्यादा, अभी हम लोग आगे चलेंगे तो आब हयात के बारे में एक चीज़ पढ़ेंगे, उसके बाद मुकद्दमा शेर व शायरी के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि जितने मुहक्किकीन ने कलम जो उठाया है ना तो बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव में ही बात की है, ज़्यादातर बातें अपनी पॉजिटिव में ही उन्होंने रखा है। लेकिन कलीमुद्दीन अहमद साहब जो थे इन्होंने अपनी बात को ज़्यादातर नक्काद तनकीद निगारी के अंदर सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी देने वाले, नेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू अस, हम लोगों के अकॉर्डिंग है या और मुहक्किकीन के अनुसार है, बल्कि ये अगर ये कहा जाए कि ये हक पर थे, सही थे। देखो नक्काद का काम क्या है? हकीकत शनासी से लोगों को रूबरू कराना, कि मतलब हकीकत क्या है, फॉल्सनेस क्या है,
इन सारी चीजों को, ट्रू क्या है फॉल्स क्या है, इन सारी चीजों को लोगों के सामने में रखना। लेकिन वो मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनते थे, जो हकीकत हुआ करती थी वही चीज लोगों के सामने वो पेश किया करते थे। लेकिन जो और उस जमाने के अदीब, उस जमाने के शोरा, उस जमाने के उदबा जो हुआ करते थे, तो उनको एक ऐसा महसूस हुआ कि हमारे डिपार्टमेंट में एक ऐसा, कलीमुद्दीन अहमद साहब के बारे में एक स्टेटमेंट आप लोग चल करके आगे पढ़िएगा, जिनके बारे में कहा जाता है कि एक शीशे के दुकान में एक झूमता हुआ सांड दाखिल हो गया हो। इस तरह से ये प्रवेश किए थे नक्काब, मतलब तनकीद निगारी की दुनिया में। अच्छा खैर, अभी का टॉपिक तो है नहीं, अभी जो हमारे लिए वो देख लेते हैं, इंशाल्लाह उनको भी एक दिन क्लास में देखने वाले हैं। तो मैं ये बता रहा था कि नीम मुआशी से अगर आप रिलेट कीजिएगा तो नीम मुआशी को याद रखिएगा, आधा अधूरा। नीम का मतलब आधा अधूरा, ये कर लीजिए, नीम हकीम खतरे जान, तो नीम से मतलब आधा। और कलीमुद्दीन अहमद साहब का बहुत सारे शोरा के बारे में ये स्टेटमेंट रहा है कि ये मुकम्मल शायर नहीं है, ये मुकम्मल कलाम नहीं पेश करते, इस तरह का रहा है, ये मुकम्मल मुहक्किक नहीं है, वो मुकम्मल मसनवी निगार नहीं है वो, इस तरह के स्टेटमेंट। तो ये याद करने के लिए मैं दे रहा हूँ बाबू, ये ध्यान में रखना। मैं किसी के बारे में अपना थॉट आप लोगों तक शेयर नहीं कर रहा हूँ कि मतलब उनका थॉट क्या था, वो क्या चाह रहे थे। बस मेरा मकसद ये है कि आप एग्जाम में किस तरह से करके आओ, इसका ट्रिक कुछ लेकर के आप जाइए, ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो जाए, आसानी आपके लिए पैदा हो जाए। जैसे एग्जाम आपका कॉपी चेक करने वाला ना, कभी आपका ये इसलिए कॉपी चेक नहीं करता है, ये नहीं समझता है कि आपने कॉपी लिखा है तो कैसे लिखा है। भैया उसको क्वेश्चन का आंसर सही चाहिए। आप कितना ज्यादा समझते हो, कितना ज्यादा पॉइंट, आपका माइंड कितना ज्यादा क्रिएटिविटी को एक्सेप्ट करता है यार, ये मैटर नहीं करता है। आपका अगर 100 में 100 क्वेश्चन भी सही है तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। आप कहाँ से किया है, चोरी चमारी किया है, बगल वाले से पूछा है, कहीं से कुछ और आइडिया और सोर्सेज लेकर के आए थे, वो सब मैटर नहीं करता है। आपका बस नंबर अगर सही है, क्वेश्चन अगर सही है, तो आपको नंबर और अंक मिलेंगे ही मिलेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं, एक बहुत ही अहम ये है शायर हैं जिनके कुछ क्या कहते हैं, जिनके कुछ स्टेटमेंट जो काफी कई सारे स्टेटमेंट इनसे रिलेट करते हैं। तो उनका पहले नाम ही हम लोग ले लेते हैं, लिख लेते हैं, रशीद अहमद सिद्दीकी। इनसे बहुत सारे स्टेटमेंट है भाई, रशीद अहमद सिद्दीकी, ये याद रखिएगा, रशीद अहमद सिद्दीकी। इसलिए मैंने इनको अलग ले लिया ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। और देखते हैं इंशाल्लाह, कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ इनके लिए भी ट्रिक ले लिया जाए ताकि हमारे जहन में बात आ जाए। चलिए पहला अगर हम लोग ले लेते हैं, गजल को फन नहीं, गजल को फन नहीं, उर्दू शायरी के आबरू समझता हूँ। उर्दू की आबरू समझता हूँ। मैं यहाँ पे डाल दो, मैं यहाँ पे डाल दो, कहीं पे भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। गजल को मैं फन नहीं बल्कि उर्दू शायरी के आबरू समझता हूँ। बल्कि यहाँ पे अगर दिल करे तो देख सकते हो, बल्कि गजल को मैं फन नहीं बल्कि उर्दू शायरी के आबरू समझता हूँ। स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 1, गजल जितनी बदनाम है उतना ही मुझे अजीज है। उतना गजल जितनी बदनाम है उतना ही मुझे अजीज है, उतना ही मैं इससे प्यार करता हूँ। ये भी याद रखिएगा। गजल आगे क्या स्टेटमेंट देखें, गजल रेज़ाकारी में
कारी में मीनाकारी है। गजल रेजाकारी में, रेजा लिख दीजिए, इसको रा बना लीजिए। रेजाकारी में, गजल रेजाकारी में मीनाकारी है, ये भी याद रखिएगा। शायरी, आगे देखिए, शायरी जेवर का मोहताज है, शायरी जेवर का मोहताज है, शायरी जेवर का मोहताज है, और जेवर जो है ये गजल का मोहताज है, और जेवर जेवर गजल का मोहताज है। ये ध्यान में रखेंगे आप लोग कि जितना स्टेटमेंट ऑलरेडी आप ये पढ़ रहे हो या मैं लिख रहा हूँ, इनको ये ध्यान में रखिएगा कि ये सारा का सारा स्टेटमेंट बिलोंग टू रशीद अहमद सिद्दीकी, बिलोंग टू रशीद अहमद सिद्दीकी। ये एकदम ध्यान में रखिएगा कि ये सारा स्टेटमेंट इन्हीं का है। देखता हूँ कोई ट्रिक इन पे भी बैठाता हूँ ताकि ध्यान में बात हमारी बैठ जाए, दुश्वारी ना हो समझने में, कुछ न कुछ तो इस पे भी हम लेकर के आते हैं आप लोगों के लिए। गजल शायरी नहीं, गजल शायरी ही नहीं, आगे देख लीजिए, गजल शायरी ही नहीं, शायरी ही नहीं बल्कि तहजीब है। बल्कि तहजीब है, ये लिख लीजिएगा, गजल शायरी ही नहीं बल्कि तहजीब है। शायरी का नाम आते ही, शायरी का नाम आते ही, शायरी का नाम आते ही मेरा ज़हन हमारा ज़हन या मेरा ज़हन ये कर दीजिए गजल की तरफ माइल हो जाता है, गजल की तरफ माइल हो जाता है। शायरी का नाम आते ही मेरा ध्यान गजल की तरफ माइल हो जाता है। अगर बात कर ले 1 2 3 4 5 और एक 6, ये 6 स्टेटमेंट आपको याद रखना होगा। किनसे मुताल्लिक है? किनसे मुताल्लिक है? तो ये याद रखिएगा, ये मुताल्लिक उर्दू। अगर हम लोग देख लें, एक और छूट गया शायद, में देख लेते हैं। गजल उर्दू शायरी की आबरू है, गजल उर्दू शायरी की आबरू है। आबरू से रिलेटेड अगर ये दोनों में से कोई भी आ जाए तो आपका ध्यान में जाना चाहिए रशीद अहमद सिद्दीकी साहब, ये ध्यान में आप रखिएगा। चलिए एक और लिख लीजिए साथ में, एक और लिख लीजिए। मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल करके लिख रहा हूँ ताकि आप भी लिख लीजिए। हमारी तहजीब गजल में, हमारी तहजीब, हमारी तहजीब गजल में, और गजल गजल की तहजीब, हमारी तहजीब गजल में और गजल हमारी तहजीब में, और गजल हमारी तहजीब में
बसा हुआ है या रसा बसा है। हमारी तहजीब गजल में और गजल हमारी तहजीब में बसा हुआ है, ये भी स्टेटमेंट रशीद अहमद सिद्दीकी साहब से है। तो अगर हम लोग देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 स्टेटमेंट हमको ध्यान में रखना है जो रशीद अहमद सिद्दीकी साहब से मुताल्लिक है। यहाँ तक कि आप सारे लोगों को बात क्लियर हो गई? अगर हो गई तो एक बार जरूर आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि सारी चीजें यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गई है। देखिए अगर हम लोग बात कर ले गजल को मैं फन नहीं बल्कि उर्दू शायरी के आबरू समझता हूँ। गजल शायरी ही नहीं बल्कि तहजीब भी है। गजल जितनी बदनाम है उतना ही मुझे अजीज है। गजल रज़ाकारी में मेरा कारी है। शायरी जेवर का मोहताज है और जेवर गजल का मोहताज है। शायरी का नाम आते ही मेरा जहन में गजल की तरफ मेरा जहन गजल की तरफ मायल हो जाता है और हमारी तहजीब गजल में और गजल हमारी तहजीब में बसा हुआ है। ये सारे के सारे दिस स्टेटमेंट्स बिलोंग टू मोहम्मद रशीद अहमद सिद्दीकी या रशीद अहमद सिद्दीकी। एक और है रशीद हसन खान, ये भी याद रखिएगा। एक और हैं रशीद हसन खान, लेकिन इनके बारे में याद रखिएगा कि ये रशीद अहमद सिद्दीकी साहब हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी साहब हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ तक की बात क्लियर हुई आप लोगों का? यस और नो एक बार जरूरी है कि आप कमेंट करके मुझे इशारतन बता दीजिए कि यहाँ तक कि आपको बात समझ में आई नहीं आई। नहीं आई तो इंशाल्लाह कल के क्लास में हम लोग इस पे प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीजें हम लोगों को समझ में आ जाएगी। अब जल्दी से आप लोग मुझे ये कर दो, बता दो कि क्या आप सारे लोग रेडी हो क्वेश्चन आंसर के लिए। मैं कुछ क्वेश्चन आंसर लेकर के आऊंगा आपके लिए, मैं पूछूं जल्दी जल्दी। क्या आप लोग आंसर करने के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी एवरीवन? आर यू रेडी? क्या सारे के सारे लोग आप लोग तैयार हैं? यस और नो? जल्दी से अगर आप लोग तैयार हैं तो जल्दी से बताइए। मैं आप लोगों को कुछ आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ इससे रिलेटेड, गजल से रिलेटेड जो क्लास में लोग कल कंप्लीट किए थे। वो साथी खुसूसन जो नए साथी जुड़े हुए हैं, जिनको आइडिया नहीं या फिर जो ये नहीं देख पाए हैं किसी वजह से, तो आप ऐसा कीजिएगा कि कुछ घंटों के अंदर या आपको YouTube पे अपलोड कर दिया जाएगा, आप जा करके वहां से वॉच कर लीजिएगा। अगर आपको समझ में आए और अगर नहीं समझ में आए तो भी आप 1 से 2 बार देखिएगा तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। एक बात, दूसरी बात कि आप अगर चाहते हैं कि इसका आपको PDF की शक्ल में नोट्स बना करके दे दिया जाए, सारी चीजें मैं ही अवेलेबल करा दूं आप सारे लोगों के लिए, तो इसके लिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इसका PDF बना करके भी आपको PDF की शक्ल में आप तक के मुहैया करा दूं। लेकिन आप लोग पहले बता देंगे इसके बारे में, तभी जा करके मैं आगे कुछ काम करूंगा। चलिए आप जल्दी से बता दो। सबसे पहला क्वेश्चन जल्दी से आप लोग बता दीजिए, जदीद गजल के अनासिर अरबा कौन कौन शोरा हैं? जदीद गजल के अनासिर अरबा कौन कौन है? जल्दी से बता दो। तो जल्दी से जदीद गजल के अनासिर अरबा कौन कौन है? वो कौन कौन शायर हैं जिनका मैंने कल ऑलरेडी आपसे नाम आपको मैंने ले लिया था, आपको मैंने कल बता दिया था। जल्दी से आप लोग बता दीजिए। उर्दू का पहला साहबे दीवान शायर, उर्दू का पहला साहबे दीवान शायर किसे तस्लीम किया गया है? उर्दू का पहला साहबे दीवान शायर किसे तस्लीम किया गया है? जल्दी से आंसर कीजिए। उर्दू का पहला दीवान शायर किसे तस्लीम किया गया है?
या किसे माना गया है? जल्दी से कमेंट इन कमेंट बॉक्स, आप कमेंट करके आंसर कीजिए आप लोग जल्दी जल्दी। अनासिर अरबा, चारों उन शुरा का नाम बता दीजिए जिनको जदीद गजल का अनासिर अरबा माना गया है, ये जल्दी से आप लोग बता दीजिए। गजल अरबी जबान का लफ्ज है, तो ये बता दीजिए। अच्छा, सबसे पहले आप लोग ये बता दीजिए कि गजल का डेफिनेशन, अगर आपको दिल करे तो आप एक लंबा सा कमेंट करके नीचे में एक मैसेज लिख करके मुझे छोड़ दीजिएगा मेरे चैनल पे, वो मुझे मौसूल हो जाएंगे। आप मुझे गजल का डेफिनेशन बता दीजिएगा कि गजल का डेफिनेशन क्या होता है, ये मैंने कल आप लोगों को क्लास में बताया था। चलिए आप बता दीजिए वजन किसे कहते हैं? वजन किसे कहते हैं? वजन किसे कहा जाता है? ये भी साथ में आप लोग बता दीजिए। वजन किसे कहा जाता है? कहा जाता है, वजन का मतलब क्या होता है ये भी आप साथ में बता दीजिए। गजल के सबसे अच्छे शेर को किस नाम से जाना जाता है? गजल के सबसे अच्छे शेर को किस नाम से जाना जाता है? जल्दी जल्दी एकदम आप लोग अपने आप को तैयार करके रखो जल्दी जल्दी आंसर करने के लिए, ताकि सारी चीजें आप लोगों को याद हो जाए, ये भी याद हो जाए, आपको अलग से फिर मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए प्लीज। एकदम तैयार हूँ आपका क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए ताकि मुझे भी समझ में आ जाए। यहाँ तक के वजन किसे कहा जाता है ये बता दीजिए जल्दी से। अभी मैंने पूछा आपको गजल का सबसे अच्छे शेर को, अच्छा मान के चलो फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन लो कि गजल के अंदर अगर दूसरा मतला इस्तेमाल किया जाए तो उस मतले को किस किस नाम से हम लोग जानते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगर किसी मिसरा किसी गजल में एक से ज्यादा मतले का इस्तेमाल किया जा रहा है तो ये बता दीजिए जल्दी से कि उस मतले को और किस किस नाम से जानते हैं, ये आप कमेंट करके मुझे बताइए। जल्दी से आप लोग एक और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। गजल के मक्ता और मतला और मक्ता के अलावा जितने भी अशार होते हैं या जितने भी मिसरे होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? उन्हें किस नाम से जाना जाता है? ये भी कमेंट करके आप लोग मुझे बताइए। ये भी कमेंट करके आप लोग मुझे बताइए, फटाक से बताइए जल्दी से, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है। आप जल्दी से क्वेश्चन का और आंसर दीजिए, जल्दी से आप बताइए। जैसे मसनवी, मरसिया और कसीदे की तरह जैसे उनके कलाम के अंदर तसलसल बरकरार होता है, क्या इसी तरह गजल के अंदर भी तसलसल बरकरार होती है? एक ही मौजू का इंतखाब किया जाता है और उसी पर सारी बातें कही जाती है, या उसी के ज़िम्मे में सारे दाना बाना बुने जाते हैं? या फिर ये कह दीजिए कि दोनों मिसरा मतलब गजल का एक मुकम्मल शेर या दोनों मिसरा अपनी बात पूरी कर देती है? इसका आंसर आप लोगों को करना है यस और नो में। चलिए जल्दी से बता दीजिए। गजल और नज़म के रदीफो काफिया को क्या कहा जाता है? रदीफो काफिया को क्या कहा जाता है? ये भी आप लोग कमेंट करके जल्दी से मुझे बताएंगे जल्दी से। चलिए आपका आज का क्लास होता है यहीं पे समाप्त। इंशाल्लाह मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। काफी एक्साइटमेंट से भर करके इंशाल्लाह हम लोग आए क्लास को वॉच करें, ताकि इंशाल्लाह किसी तरह का कोई दुश्वारी ना हो। एक्साइटमेंट अपने अंदर और एकदम बनाए रखिए कि इंशाल्लाह इस बार हम क्रैक करने वाले हैं, इस बार एग्जाम पार कर जाने वाले हैं। डेफिनेटली कर जाइएगा। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, आपकी मदद आती है उसी वक्त जब आप अपनी हिम्मत को मुकम्मल तरीके से एक तसलसल के साथ बरकरार रखते हैं, तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलती है और मिलेगी। अगर आप लोगों से मैं एक बार और गुजारिश कर दूं, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लोगों तक इसका इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका इन्फॉर्मेशन पहुंचा दीजिए, ताकि इस चैनल को ग्रो होने में किसी तरह की कोई रुकावट ना हो, बहुत जल्दी समाज के अंदर ये चैनल भी स्प्रेड कर जाए। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। दीजिए मुझे इजाजत, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।